हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे बच्चों ये 7th और 8th में हम दोनों में ये साथ ही पढ़ेंगे। 6th 7th 8th तीनों का ही ये इम्पोर्टेंट पार्ट है वर्ण विचार। ठीक है, तो तीनों के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। वर्ण विचार, वर्ण होते हैं जैसे आपके हिंदी में भी आप पढ़ते हो 44 है ना, तो अपने संस्कृत में थोड़े कुछ और ज़्यादा अटैच किए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें वर्णः संस्कृते इदानीं 48 वर्णानां प्रयोगः भवति है ना। तो कितने होते हैं इसमें, कितने प्रयोग में लाए जाते हैं? 48। ठीक है, तो ते मुख्यतया भागत्रयेण विभक्तः सन्ति। वे मुख्य रूप से तीन भागों में, तीन पार्ट में डिवाइड यानी विभक्त किए हुए हैं। कौन कौन से तीन पार्ट है? स्वरः, व्यंजनानि, अयोगवाहश्चेति और अयोगवाह है ना। जैसे कौन कौन से? स्वरः, तो 13 स्वर माने गए हैं इसमें है ना। त्रयोदशः स्वरः। ठीक है, ह्रस्व स्वरः, दीर्घ स्वरः। ठीक है, तो ह्रस्व कितने हो गए? 5 हो गए, पंच, और अष्ट कितने हो गए? दीर्घ स्वरः। तो ह्रस्व जिनको बोलने में कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, जो एक मात्रिक होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। जैसे एक ताली बजाने जितना समय जिसमें लगता है वो होते हैं ह्रस्व यानी छोटे, लघु। ठीक है, और दीर्घ यानी दीर्घ का अर्थ ही देखिए आप क्या होता है? बड़ा है ना। जो बड़ा होता है, दीर्घ होता है ना, उसको बोलते हैं दीर्घ स्वरा, यानी जिसमें द्विमात्रिक होते हैं, दो मात्राओं के जो होते हैं, और जिनमें दो ताली बजाने जितना समय लगता है वो कौन से होते हैं? द्विमात्रिक या दीर्घ स्वरा। ठीक है, तो ह्रस्व 5 कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री, री। ठीक है, री दीर्घ होता है, ये ह्रस्व ही होता है। तो ये 5 होते हैं जिनमें देखो कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, कुछ भी नहीं लगी हुई है। और जो री होता है ना, री, इसको ह्रस्व में ही माना गया है, जबकि ये अपने वैदिक संस्कृत में इसको यूज़ किया जाता है। अभी अपने इसमें प्रयोग में नहीं लाया जाता है, लेकिन इसकी गिनती होती है। ठीक है, फिर होते हैं दीर्घ स्वरः। तो देखिए आ की ध्वनि ये बड़ा है, ई, ऊ सब में मात्राएं लगी हुई है। री, ए ये री देखिए बड़ा वाला री है, उसमें एक मात्रा लगी हुई है, इसमें दो मात्रा लगी हुई है। फिर ए, इस ए की मात्रा है, इसमें स्वर में दिखाई नहीं देती, लेकिन इसकी मात्रा हम व्यंजन में लगाते हैं तो दिखाई देती है, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये 8 होते हैं कौन से? दीर्घ स्वरः। 8 और 5 कितने हो गए? 13। ठीक है, फिर व्यंजनानि, व्यंजनानि कितने हैं? 33। तो इसमें स्पर्श वर्गीय व्यंजन होते हैं 25 तो, और अवर्गीय व्यंजन होते हैं 8। उनमें भी डिवाइड किए होते हैं, अंतस्थ होते हैं, ऊष्म होते हैं ना, अलग अलग होते हैं, तो वो भी आपको मैं बताती हूँ। स्पर्श वर्गीय व्यंजन होते हैं, इसमें वर्गीय व्यंजनानि 25 लिखे हुए, इसका मतलब स्पर्श वर्गीय, जिनको बोलने से वायु हमारे मुख में स्पर्श करते हुए निकलती है, घर्षण करते हुए बाहर निकलती है, तो इनको बोलते हैं स्पर्श वर्गीय। ये आपके 25 होते हैं ना। कचट तप वर्ग जो होता है, कुवर्ग, चूवर्ग, टूवर्ग, तुवर्ग, पुवर्ग है ना। कचट तप वर्ग जो होता है पूरा क्या होता है? स्पर्श वर्गीय व्यंजन होते हैं। तो ये 5 कचट तप कितने हो गए? 5 हो गए आपके, और एक लाइन में, एक वर्ग में कितने आते हैं? 5 आते हैं, तो 5 और 5 इंटू कितने हो गए? 25 हो गए। ठीक है, 5 है ना, इंटू करके 25 हो जाते हैं। तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म ना। सब में हलंत वर्ग, हलंत होते हैं ये, क्योंकि शुद्ध व्यंजन होते हैं। इनमें हलंत कब हटेगा? जब इनमें स्वर सम्मिलित होगा, स्वर इनमें मिलाया जाएगा, तब ये क्या होगा? इनका हलंत हटेगा। ठीक है, स्पर्श वर्गीय व्यंजन। तो पूछा जाए स्पर्श वर्गीय व्यंजनानि कति ही सन्ति, ऐसा आपके अगर प्रश्न आए तो आप क्या लिखोगे? 25। ठीक है, फिर है अवर्गीय व्यंजनानि, इनका कोई एक वर्ग विशेष नहीं होता, ये अलग अलग डिवाइड किए जाते हैं। तो अंतस्थ होते हैं 4 तो, और ऊष्माणः 4 होते हैं। ठीक है, अंतस्थ जो अंदर से अपने एकदम से बोले जाते हैं, एकदम अंदर से आवाज़ आती है उनकी अपने गले से, तो य, र, ल, व। ठीक है, तो इनमें य, र, व, ल ऐसे भी कर सकते हैं आप, क्योंकि ये जो ल, व ये हिंदी में इनका क्रमशः ऐसे होता है, संस्कृत में य, व, र, ल ऐसे होता है। इस बुक में गलत छपा हुआ है ये, तो इनका क्रमशः जो लाइन से जो संस्कृत में होता है वो होता है य,
फिर व, फिर र, फिर ल, ये इनका क्रम होता है। ठीक है, ये बुक में रोंग छपा हुआ है। ओके, उष्माण है, 4 होते हैं उष्म वर्गीय जो व्यंजन होते हैं, जो उष्म होते हैं, जिनको बोलने से एक उष्मा निकलती है, जो अपने मुख में एक गर्माहट पैदा करती है, उसको बोलते हैं उष्माण व्यंजन। ओके, तो श, श, स, है, ये 4 होते हैं उष्माण यानी उष्म वर्गीय व्यंजन। फिर है अयोगवाह। अयोगवाह होते हैं 2, कौन कौन से होते हैं? एक होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। तो अनुस्वार हम ये ऐसे होते हैं जो किसी की सहायता के बिना, किसी के भी आगे ऊपर, मतलब इनको बोलने के लिए हमें ज़रूरत होती है। स्वर व्यंजन किसी की भी अकेले इनका प्रोनाउंसिएशन पॉसिबल नहीं है। आप एक बिंदु लिख दोगे तो उसका उच्चारण कैसे करोगे? ऐसे ही बोलेंगे अनुस्वार है, लेकिन उसका उच्चारण नहीं कर सकते। अनुस्वार आप क पे लगाओगे तो कंग, है ना, ऐसे। फिर और विसर्ग लगाओगे क के तो कह, अह, है ना, ऐसे। तो ये किसी की सहायता से ही बोले जाते हैं, ये अपने आप में इनको आप बोल नहीं सकते हो। ठीक है, ये आपके वर्ण इतने हो गए हैं, आगे बहुत सारे हैं इनके उच्चारण स्थान हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इनके तीनों क्लासों में ये सेम चलेंगे। इनके अलग अलग उच्चारण जो जहाँ से हम बोलते हैं कि हमने जैसे ए, आ, क, ख, ये यहाँ से बोला, यहाँ से बोला, यहाँ से बोला, अपने फेस में अंदर जो गले में जो मुख से यहाँ से जो ध्वनि निकलती है, उनके उच्चारण स्थान होते हैं। इनका एक उच्चारण स्थान का एक फ़ोटो बना के पूरा ब्लैक बोर्ड पे एक वीडियो बनाऊंगी मैं आपको कि वो उच्चारण स्थान के संस्कृत के श्लोक होंगे, सूत्र होंगे, उन सूत्रों के माध्यम से आपको वो उच्चारण स्थान याद करने पड़ेंगे, फिर आप कभी उनको नहीं भूलेंगे। तो वो पूरा एक पूरी फोटोग्राफी से उसका होगा, तो मैं आपको चित्र के माध्यम से वो पूरा समझाऊंगी। आप यहाँ तक कि उनको याद कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।